आज हम आए हैं बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा जिसकी आप देख रहे हैं तस्वीर पीछे है और यह ग्राउंड है, कैंपस है बिहार विधानसभा की। और इस सत्ता संभालने के लिए बिहार की जनता ने फिर से उसी सरकार को अनुमति दी है जो पूर्ववर्ती पिछले 20 सालों से सरकार चल रही थी, यानी नीतीश की सरकार चल रही थी। और उनको फिर से अनुमति मिला है कि आप एक बार फिर 5 साल के लिए बिहार की सत्ता को संभालें। तो ऐसे में नीतीश सरकार आएंगे ही, लेकिन उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में, उनके कुनबे में और कौन कौन लोग होंगे, किस तरह से फिर अगला बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा और फिर योजनाएं बनाई जाएगी, जनताओं को लाभ पहुंचाई जाएगी। तो इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय जी हैं और हम इनसे इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव जी रहे हैं और इसके बाद जिस तरह उन्हें बिहार की जनता ने नकारा है, हालांकि सदन के नेता तक तो वो पहुंच पाएंगे, उतना फीसदी विधायक उनके आए हैं, लेकिन सरकार में वो मजबूती नहीं रहेगी, विपक्ष कमजोर ही रहेगा। और इसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे उनके साथ उनकी बहन रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ, जो वो कहना चाहते थे अपने भाई को और अपने पार्टी को, वो उस बातों को लेकर के जो उनके साथ एक घटनाएं घटी है परिवार में, वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए दुखद है, बेटियों के लिए दुखद है। वही रोहिणी जो कि उन्होंने लालू जी को जीवन दान दिया था, अपनी किडनी देकर उनका जीवन बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, वही रोहिणी आचार्य बिहार से लालू यादव के आवाज़ से बहुत बेआबरू होकर निकली है। ये सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी, आपका हमारे चैनल में नमस्कार। नमस्कार जी, दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आप अभी हम लोग विधानसभा में हैं और बिहार सरकार फिर एक नए तेवर के साथ राज्य चलाएगी। बिल्कुल। कैसा लगता है आपको इस बार, कैसा तेवर होगा सरकार का? मुझे 2010 का भी वो तेवर याद है जब एनडीए को 206 सीटें मिली थी। और निश्चित रूप से देखिए, ऐसा उम्मीद लग नहीं रहा था। खुद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि जनता उन्हें इतना बड़ा मैंडेट दे रही है। हालांकि सवाल कई तरह के उठने लगे हैं, जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी ने कहा है कि ये पैसे पर के बल पर खरीदा गया जनादेश। हालांकि देखिए, जनादेश थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि जिस रेबड़ी बांटने को लेकर के नीतीश कभी सक्रियता नहीं दिखाते थे। और इवन की बिजली यूनिट पर मुझे याद है सदन के अंदर उन्होंने कहा था कि बिजली बिल फ्री उरी देना अच्छी बात नहीं, ये मुझे याद है सदन के अंदर। सबको याद है, जनता को भी याद है। जनता को भी याद है। तो कहने का अर्थ है कि, लेकिन देखिए, एक जो उनका महिला का जो सेगमेंट है कोई नया नहीं था। अगर रेबड़ी बढ़ती तो ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार का वोट बैंक पूरा खिसक गया। अगर कोई कह रहा है तो मुझे लगता है हो सकता है कि इतना प्रचंड बहुमत ना आए, लेकिन रेबड़ी के बाद तो इस तरह का प्रचंड बहुमत। और देखिए, कुछ काम तो ऐसा नीतीश कुमार ने किया जिसको कि लोग आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब सड़कों पर आप चल रहे हैं, घर में भी जो बिहार पुराना था, आखिर क्यों बार बार 90 की बात कहती है एनडीए? क्योंकि वही एक दृश्य है उनको दिखाने के। जो ये नई सरकार होगी, इसकी रूपरेखा किस तरह से मान रहे हैं आप? इसमें एलजेपी के उतने विधायक आए हैं, फिर जो है हम और जो रालोमो नहीं थे उनके भी लोग आए हैं। तो क्या लगता है कि ये मंत्रिमंडल का रूपरेखा किस तरह से इस बार बनेगा नीतीश सरकार की, इस नई सरकार? देखिए, तकरीबन जो अंदर खाने की खबर है, जो अंदर से चर्चा हो रही है, कि एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार तो सीएम होंगे ही। अब इसमें कहीं कोई बट नहीं है। बिल्कुल बड़े बड़े नेताओं से लेकर के तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी इस बात के करीब, इसमें अब कहीं कोई चर्चा का विषय नहीं। अब आ जाइए डिप्टी सीएम पे, तो 2 डिप्टी सीएम भी बीजेपी के ही बनेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह की चर्चा चल रही, एक चर्चा और है, अब इसमें कितनी सच्चाई है अभी फिलहाल उस पर कहना कि 3 डिप्टी सीएम होंगे। तो उसमें खबर ये आ रही है कि शायद उनको मतलब चिराग पासवान की पार्टी को एक डिप्टी सीएम मिले। अब वो किनको बनाते हैं ये देखने वाले, ऐसा सूत्र कह रहा है। हाँ, ऐसी बिल्कुल अंदर खाने की जानकारी है। अब 3 डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे, चूंकि 3 मुझे लगता है थोड़ा प्रत्याशी टाइप का लगेगा। बिहार जैसे प्रदेश के लिए ऐसा हुआ नहीं था, ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये प्रयोग देखिए बीजेपी ने किया। 2 डिप्टी सीएम का कंसेप्ट, चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, कहीं देख लो, 2 डिप्टी सीएम का कंसेप्ट बीजेपी के द्वारा लॉन्च किया गया। है। और देखिए, लेकिन होता क्या है कि
अब यहाँ जो 3 डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होता है? जिस तरह आप एक बात हम आपसे जानेंगे, हमारे दर्शक भी जानेंगे कि जिस तरह बिहार में इस बार चुनाव हुआ तो चेहरा प्रकट नहीं किया गया था, नेतृत्व बताया गया था, और ये चेहरा फिर नीतीश कुमार का ही आ रहा है। इसमें भी कहीं कुछ खामियां हैं, या फिर जो डिप्टी सीएम थे सम्राट जी, विजय चौधरी जी डिप्टी सीएम रहे थे, तो क्या लगता है कि वो पुनरावृत्ति होगा या इसमें कुछ फेरबदल होगा? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कि अमित शाह जब गए थे, आपको लखीसराय में भी उन्होंने सभा की थी और सम्राट चौधरी के क्षेत्र तारापुर में भी सभा की। दोनों क्षेत्रों में उन्होंने कहा था कि आपने इस बंदे को, आपने सम्राट चौधरी जी को ये बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, डिप्टी सीएम बना दिया, इनकी भूमिका और बड़ी होगी, इस बार मदद की। ये तो नीतीश कुमार जी ने अपने मुंह से कहा था। हाँ, नीतीश शंभूगंज में नीतीश जी ने भी कहा था। हाँ, नीतीश जी ने कहा था, अमित शाह ने ये बात कही थी, अमित शाह ने विजय सिन्हा के लिए भी ये बात कही थी। लखीसराय की सभा में उन्होंने कहा था कि आपने तो इस अपने बेटे को यहाँ पहुँचाया, पहले मंत्री बनाया, फिर डिप्टी सीएम बनाया, स्पीकर बनाया, फिर डिप्टी सीएम बनाया, और आगे इनकी भूमिका होगी। तो ये सारी बातें तो है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग जीत करके आए हैं और पार्टी का इस बार है कि कुछ नया हो। और खास करके आप देखो कि कुछ मंत्रियों को लेकर के जिस तरह से प्रशांत किशोर वगैरह ने सवाल उठाए, तो हालांकि इस पर चर्चा बीजेपी में नहीं हुई, बल्कि उस पर कमेंट करने वाले आर.के. सिंह कहाँ चले गए, ये निलंबित कर दिया गया पार्टी से 6 बजे। तो ये तो स्पष्ट संदेश कि भाई ये लोग हैं हमारे, तो हैं। सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार जीती है मृत्युंजय जी, और सरकार चलेगी, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता ने इस बार दिखाया और जो देखने को मिल रहा है, तो विपक्ष का भी एक सशक्त होना कितना जरूरी होता है लोकतंत्र के लिए। क्या इस पर क्या कहेंगे? क्या विपक्ष उस तेवर में फिर सरकार को वो चुनौती कर पाएगी? सरकार किस तरह का काम करेगी, नहीं करेगी, क्या मतलब, ये क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि 206 सीटें जब थी, जब लालू पूरे परवान पर थे, उस समय भी चली विपक्ष होना था। जब अब सोचो 243 से 206 अगर किसी अन्य पार्टी माने एनडीए के जो सत्ता में आई, तो ऐसा नहीं कि सरकार नहीं चली। आज तो 202 है। तो उस लिहाज से देखिए, मुझे नहीं लगता 6 सीटें कांग्रेस की भी है, ये है, तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ, लेकिन मृतप्राय विपक्ष कह सकते हैं, सशक्त विपक्ष नहीं कर सकते। तेवर नहीं रहेगा, हालांकि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ये मेरा मानना है। तेवर नहीं होगा, और जो अंदाजे बयां होना चाहिए, और जिस तरह से, अब तो क्या कहूँ, लालू परिवार में जिस तरह का खटपट चल रहा है, जी, ये बातें जो आई, जिस तरह पुनवा लालू का परिवार का बिखर रहा है, पहले तेजस्वी से आगे निकले, तेज प्रताप यादव को जिस तरह किया गया सब लोगों ने देखा, और फिर ये जो रोहिणी के साथ जो घटनाएं हुई, वो आखिर इस मुद्दे पे आप बताएं कि वो क्या लेकर के बातें आई थी और परिवार ने किस तरह से रुखसत किया हुआ? देखिए, एक बात तो हम आपसे जोड़ना चाहेंगे, आप भी तो इतने दिनों से हैं मीडिया से जुड़े हुए। देखिए, समाजवाद की धुरी पर जब कोई राजनीति पनपती हो और वो परिवारवाद में तब्दील हो जाता है, तो उसका हस यही होगा। आप देखिए ना, अखिलेश यादव जब बन रहे थे, शिवपाल यादव, क्या क्या हुआ वहाँ, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। ये बात तो सच है ना कि बड़ा बेटा थे तेज प्रताप, लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिला क्योंकि थोड़ा वोकल है, या उनका स्टाइल, अंदाजे बयां कुछ अलग टाइप का है, इसलिए लालू जी को शायद लगा कि परिपक्व बेटा मेरा छोटा वाला ही है। उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, लेकिन उनके बेटे शिव प्रसाद यादव, बताइए, इतने दिनों से 17 में ही वो डिप्टी सीएम बन गए थे पहले, और उसके बाद MLA 15 बने। उसके बाद पूरा सीट संभालने के बाद भी अगर घर परिवार के लोग, पहले देखिए तेज प्रताप चले गए, तेज प्रताप तो सबकी, आपको इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि अपने भाई को हम परसू नहीं कर सकते। उन्होंने तो अपने आप को हमेशा अर्जुन कह करके ही, हाँ बिल्कुल, आप इतनी क्षमता तो आपके अंदर होनी चाहिए कि परिवार को हम कैसे समेटें। क्योंकि अगर हमको परिवार के लोगों ने मुखिया बनाया है, तो मेरा भी दायित्व है कि परिवार के हर व्यक्ति को, जिसमें एक जैसा इंसान तो इस संसार में है नहीं। अब बताइए, रोहिणी आचार्य ने कितनी बड़ी कीमत दी, और अंदर खाने की खबर बताऊं, उनकी नाराजगी का मूल कारण था कि 2-3 टिकट मांग रही थी कि छपरा लोकसभा वो अपना गढ़ बनाना चाहती थी, लेकिन उनको नहीं मिला टिकट। उसी बिना पर मिसा भारती भी 1-2 सीट चाहती थी कि हम अपना अपने इलाके में अपना मजबूती करें। देखिए, कोई भी चाहेगा ना, बिल्कुल, आप परिवार के लोग हैं, तो वो क्यों नहीं, जितना हक आपका है
उससे कम हक थोड़ी है वो। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अब वो अपना 2 टिकट भी नहीं दिलवा पाई, मीसा भारती अपने इलाके में 2 टिकट नहीं बनाए, एक स्वयंभू लीडर। और मैसेज क्या बाजार में जा रहा है कि संजय यादव, मैंने परिवार में कहते हैं कि राजश्री संजय यादव और एक रमीज का नाम रमीज, हाँ रमीज, ये तीनों ने मिल करके पूरे परिवार को हाईजैक कर दिया। लालू यादव उस स्थिति में अब नहीं है कि कड़क आवाज में किसी को कुछ बोल सके। एक जमाना था कि लालू का एक रसूख था कि सामने के दरवाजे में हिलने के पहले 3 बार लोगों को सोचना था। बिल्कुल। और आज स्थितियां क्या है कि अपने बेटे को नहीं, आप बताइए कि आप देखे बाइट वो देखे, जी जी मैंने बाइट देखा, आचार्य की बाइट हाँ। कितना मैंने मार्मिक बाइट है, क्योंकि आंसू नहीं निकले लेकिन आंसू पूरा उनके चेहरे पे दिख रहा था कि आंसू से लगे। कसक जो था बाइट में, जो कसक था उन्होंने कितने चप्पल तक की अब बात उन्होंने की, तो ऐसी तो कोई नहीं करेगा कोई चप्पल की बात। आप सोचो ना, कोई चप्पल की बात करेगा कि चप्पल दिखाया गया एक और अब अंदर की खबर बता रहे हैं, हाँ। चप्पल भी तेजस्वी के ज्यादा दिखाया गया है। उन्होंने जब पार्टी के हमको जो लोग बताए वहाँ जो बराबर रहते हैं, कुछ उनके गार्ड्स वगैरह है आगे पीछे, उन लोगों का कहना था कि पहले जब से रिजल्ट आया है तभी से घर में माने शून्यता का माहौल है। और जब सुनने में आया कि शायद इसकी समीक्षा की बात की रोहिणी आचार्य ने कि भाई तो कैसे हार हुआ नहीं हुआ इसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, उस पर बिखर गए शायद गर्व होगा। और लालू यादव मुख्य दर्शक बने गए, कुछ कह नहीं पाए। उनकी बड़ी इच्छा थी, बताइए जो बेटी अपनी किडनी दे दी हो अपने पिता को, उसको कोई कमी नहीं कि बड़ी महत्वाकांक्षा थी। देखिए ना, 1 मिनट राजनीति को लात मार करके राजनीति भी और अपने परिवार को, वो तो शायद कह करके गई कि मैं अब जा रही हूँ सलाह के लिए सिंगापुर। दूसरा ट्वीट भी आ गया है। और बड़े सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर घर की बेटी कलपते हुए अगर आपके घर से निकल रही है, आप समझिए कि आपका नाश है। हमारे धर्मशास्त्रों की हम बात करते हैं कि घर की बेटी अगर कलपते हुए, कहड़ते हुए, बुदबुदाते हुए, अपने आंसू को अंदर समेटे हुए अगर बाहर निकल रही है, तो आप मान के चलिए कि आपके लिए आने वाला दिन शुभ नहीं। तो क्या आगे क्या लगता है आपको कि तेजस्वी पर बिखराव बढ़ेगा? ये तो और बढ़ेगा ना। आप देखिए तेज प्रताप उस बहन की तरफ आएंगे, क्योंकि वो भी मारे हुए इसी चीज को। मीसा भारती भी बड़े बेआबरू होकर कुछ दिन पहले निकली, भले मीडिया में कुछ नहीं बोली, किसी भी कहीं ऐसी महत्वाकांक्षा, लेकिन इन लोगों ने फुलफिल नहीं होने दिया। रोहिणी ने सब जाहिर कर दिया था। रोहिणी ने स्पष्ट कर दिया ना कि किस तरह का, आप चप्पल तक की बात उन्होंने जब कर दी तो इसका मतलब एक पिता का घर, एक माँ का घर, जहाँ पली बढ़ी रही, हाँ, एक भाई, हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा व्यवहार एक बेटी को मिलता है, हाँ। तो ये क्या संदेश जाएगा? ये तो सभी यही तो है। मैंने एक ही लाइन में बोला कि समाजवाद जब परिवारवाद में बदलता है तो असर बड़ा बुरा होता है। आने वाले दिन में और आपको भयंकर ऐसी चीजें देखने तो लाते हैं कि ज्यादा इसको दबा नहीं सका। तो क्या लगता है कि अब खुद विपक्ष में क्या करें, अब उनको ये सब झेलना पड़े। तो क्या ये जो आज जो घटनाएं जो घटी इनके साथ परिवार के अंदर जो बातें हुई हैं, इसका राजनीतिक पार्टी पर, आरजेडी पर असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? आप बताऊं पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। तेजस्वी यादव जब सभा में जाते थे तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकते थे। आप कहीं से पता कर, ओनली 5 मिनट आते थे। कौन नेता बगल में जो पैरेलल नेता होता था, या फिर वाले पुराने लीडर जो लालू जी के सहयोगी रहे, जो लालू के साथ कदम से कदम मिला करके, उनको कहीं बोलने का कहीं मौका आप देखा किसी सभा में? कहीं कोई बोल पाया? तेजस्वी के बगल में 3-4 लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो उन्हीं की चेयर पर बैठ जाते थे। संजय यादव, तेजस्वी यादव जब इन्होंने एक नया मुद्दा लाया था कि बिहार के हर घर में नौकरी, हाँ, ये किस तरह से बेअसर हुआ, इस पर बात करा, बताएं जरा। होता क्या है ना कि आप जब सामने वाले को देख के कोई काम करोगे ना, तो जनता पर ज्यादा असर नहीं है जी। हाँ, क्योंकि आप कह रहे हो। अब देखिए, हम तो पूरे चुनाव में देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी आए न आए, लेकिन उसके मुद्दे को सबने लपका। बिल्कुल, ये उसने मुद्दा जो दिया बिहार को,
उस मुद्दे पर सारे पार्टियों को डमरू की तरह नाचना पड़ा। कोई माने न माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सबको उस एजेंडे पर आना पड़ा। आप देखिए उठाकर पलायन पर चर्चा भी नहीं होती थी बिहार के अंदर, खूब चर्चा हो रही है। मतलब कि इस बार हमने देखा नौकरी पर चर्चा, नौकरी पे बेरोजगारी पर जो मुद्दा उठाया प्रशांत किशोर ने, ट्रेन का मुद्दा उठाया कि बिहारियों को ले जाने के लिए ट्रेन दे रहे हैं, उस पर हमें देख रहे कांग्रेस उस पर रिएक्शन देती थी। यही बात कांग्रेस कहने लगी थी, यही बात जेडीयू बीजेपी के लोग कह रहे थे कई चीजों पर जी। हाँ, तो मुद्दा चुराया सबने प्रशांत किशोर का, लोगों को वो समझा नहीं पाए या क्या कारण रहा। लेकिन एक बात है कि उनको इन मुद्दों के लिए याद किया जाएगा। प्रशांत किशोर को कोई ये नहीं कर सकता, और हो सकता है कि उनकी राजनीति जिस तरह की चल रही है 2030 में 4% वोट है, 10% वोट भी हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर पर जब हम आते हैं मृत्युंजय जी, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर राजनीति के एक रणनीतिकार थे, लेकिन एक मने हुए जो राजनीतिज्ञ होते हैं, दोनों रणनीतिकार और राजनीतिक दोनों में नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कमी था, एक जो उन पे गंभीरता होनी चाहिए वो चीज नहीं था, जिसके कारण ये जो है थोड़ा कम पड़ गए। देखिए सुमन जी, एक चर्चा खूब चल रही है कि बिहार को जब आप समझने लगिएगा ना, समझने का जब लोग को लगता है कि बिहार को समझ गए, तब तो कुछ नया हो जाए जी। यही हुआ इस चुनाव में। तो कहने का अर्थ है कि अभी प्रशांत किशोर ने, क्योंकि अभी तो लाइजनिंग का वर्क कर रहे थे जी, लाइजनर जी जी जी, तो उन्होंने बिहार में अपना एक प्रयोग किया। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि पहली बार मुझे लगा कि बिहार में जात पात से ऊपर उठ करके वोटिंग किया। बिल्कुल बिल्कुल 2010 की याद ताज़ा हो। तो आज प्रशांत किशोर अगर फ्लॉप है, लेकिन उनके नैरेटिव के लिए उनको याद किया जाएगा। कुछ नैरेटिव उन्होंने बिहार में इस विधानसभा चुनाव में स्थापित किए हैं, इसको भूलेगी नहीं। और मुझे लगता है कि आने वाला 2030 हो सकता है 4%, कल उनका 10%, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के हालात बनते हैं, अभी 5 सालों में बहुत कुछ होना है, बदलना है। लालू जी का मैंने अवसान पर है, नीतीश जी भी अवसान के मुहाने पर खड़े हैं। तो अभी तो नई तस्वीर अभी बिहार की और कुछ देखने को मिलेगी। 30 तक बहुत कुछ अजीब आपको स्थिति दिखाई देगी। चलते एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि एलजेपी रामविलास चिराग जी का बिहार में अभी तक विधानसभा में वो चीज़ नहीं था जो इस बार जनता ने वोट दी। क्या लगता है आने वाले दिनों में चिराग पासवान बिहार के लिए किस तरह से नेता के रूप में एक अच्छे बिहार विधानसभा के लिए आगे आ पाएंगे? देखिए, कितना डेयर एंड डिविल है ये उन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक चीज़ तो उन्होंने देख लिया कि अकेले वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, ये तो साफ स्पष्ट हो गया। और जेडीयू जैसी पार्टी भी नहीं बन सकते कि अगर किसी का 91 सीट आया है तो किसी को 85 आया है। इस पार्टी को यहाँ तक बनने में भी बहुत पसीना छूटेगा। इतना आसान नहीं है चिराग जी के लिए कि चाहेंगे कि इस मुकाम तक पहुँच जाए। आगे कौन देखा है किसने कौन कहाँ पहुँचेगा। लेकिन देखिए, चिराग पासवान ने भी अपना धमक बनाया है, चाहे सांसद में हो, 5 सांसद हो गए, अब तो और 19 विधायक हो गए। कांग्रेस की जगह उन्होंने ले ली, ये कांग्रेस को 19 विधायक हो गए। तो ये जिस तरह से उनका उभार हुआ है, लेकिन क्या है ना कि बिहार में अभी भी 3 धुरी तो बनी हुई है ना।